नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी फाइन एंड आर्ट्स से चैप्टर भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियां, इस चैप्टर से मैंने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें हमें सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन पढ़ते हैं। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं यक्षों की आरंभिक मूर्तियों जैसी रही, लेकिन गांधार में बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी शैली की विशेषताएं पाई जाती हैं। दूसरा कथन है, मथुरा में आरंभिक जैन तीर्थंकरों और सम्राटों विशेषकर कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्तियां या चित्र पाए जाते हैं। तीसरा है, उत्तर भारत में मूर्ति कला के परंपरा का केंद्र मथुरा तो बना ही रहा, साथ ही सारनाथ और कौशाम्बी भी कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभरे। चौथा है, सारनाथ में बौद्ध प्रतिमाओं में शरीर के वस्त्र स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं और कंधों को ढके हुए हैं, जबकि सिर के चारों ओर आभा मंडल बना हुआ है जिसमें अलंकरण बहुत कम किया गया है। पांचवा है कि मथुरा में ओढ़ने के वस्त्र की कई तहें दिखाई गई हैं और सिर के चारों ओर अलंकृत आभा मंडल है। ये सभी कथन थे और ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं। मथुरा में जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, यक्षों की आरंभिक जो मूर्तियां थी उन्हीं के जैसी ही हैं, लेकिन जो गांधार में बुद्ध की प्रतिमा है उसमें यूनानी शैली की भी विशेषताएं पाई जाती हैं। मथुरा में आरंभिक जैन तीर्थंकर और सम्राटों की, खासकर जो कुषाण शासक है कनिष्का, उसकी बिना सिर वाली मूर्ति जो है उसके चित्र पाए गए हैं और मूर्ति पाई गई है। उत्तर भारत में जो मूर्ति कला का परंपरा का केंद्र, मूर्ति की परंपरा का जो केंद्र है वो मथुरा था ही, सबको पता है। और साथ में जो सारनाथ और कौशाम्बी है वो भी कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभरे। सारनाथ का देख लेते हैं एक बार। सारनाथ में जो बौद्ध प्रतिमाएं हैं उसमें वस्त्र स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं और कंधों को ढके हुए हैं, और जो सिर के पीछे जो आभा मंडल होता है वो बहुत कम सजा हुआ है, यानी कि सिंपल सा बना हुआ है। और जो मथुरा में ओढ़ने के जो वस्त्र दिखाए गए हैं मूर्तियों पर, वो जो है कई तहों में दिखाए गए हैं और सिर के पीछे जो आभा मंडल है वो बहुत ज्यादा अलंकृत है। ये सभी कथन थे और सभी कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देवनिमोरी स्तूप बौद्ध स्तूप है, यह गंगा घाटी से बाहर स्थल में है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, वेंगी, तमिलनाडु। तो देवनिमोरी स्तूप जो है वो गंगा घाटी से बाहर के स्थल में है और ये बौद्ध स्तूप है, देवनिमोरी स्तूप। तो ये कहाँ पर है गंगा घाटी से बाहर? तो ये गुजरात में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देवनिमोरी स्तूप जो है बौद्ध स्तूप है और ये गंगा घाटी से बाहर के स्थल में स्थित है और ये कहाँ पे है? गुजरात में। अगला है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन करें। विष्णु प्रतिमाएं और शैव प्रतिमाएं मथुरा में पाई गई। विष्णु प्रतिमाओं में विष्णु और उनके विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं, शैव प्रतिमाओं में लिंगों और मुखलिंगों की प्रतिमाएं हैं। दूसरा है, संख्या की दृष्टि से बुद्ध प्रतिमाएं अधिक पाई गई हैं। तीसरा है, विष्णु और शिव की प्रतिमाएं उनके आयुधों के साथ प्रस्तुत की गई हैं। ये सभी कथन और सभी कथन बिल्कुल सही है कि शिव और विष्णु की प्रतिमाएं जो है वो मथुरा से पाई गई हैं। विष्णु प्रतिमाओं में उनके विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है और शिव को लिंगों और मुखलिंगों की प्रतिमाएं जो है पाई गई तो उसके रूप में दर्शाया गया है। संख्या की दृष्टि से देखें तो वो बुद्ध प्रतिमाएं ही सबसे ज्यादा हैं। विष्णु और शिव की प्रतिमाओं में उनके आयुधों मतलब चक्र, यानी विष्णु का जो है चक्र है, और त्रिशूल यानी शिव, तो उनके आयुधों के साथ प्रस्तुत किया गया और ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में अनेकों स्तूप स्थल है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल शामिल है? देखते हैं। आंध्र प्रदेश में जगनपेट, अमरावती, भट्टी प्रोलूरो और नागार्जुनकोंडा और गोली, इनमें से कौन सा जो है आंध्र प्रदेश में पाया गया स्तूप स्थल है? तो जगनपेट, अमरावती, भट्टी प्रोलूरो, नागार्जुनकोंडा और गोली, ये जो है सभी जो है आंध्र प्रदेश के ही हैं और सभी वहीं पर पाए गए हैं। तो हमने ये देखा कि ये जो है मूर्ति कला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण है ये, और ये जो स्थान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि जगनपेट, अमरावती, भट्टी प्रोलूरो, नागार्जुनकोंडा और गोली, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। तो ये हमने देख लिया अभी, ये स्थान है और ये सभी बिल्कुल सही हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। तो देखते हैं। पहला,
सांची स्तूप की तरह अमरावती के स्तूप में भी प्रदक्षिणा पथ जो वेदिका से ढका तथा वेदिका पर अनेक आख्यानात्मक प्रतिमाएं निरूपित है। दूसरा है गुंबदी स्तूप की संरचना उभारदार स्तूप प्रतिमाओं से ढका है, यह उसकी खास विशेषता है। ये दोनों कथन है। तो ये जो अमरावती का स्तूप है वो सांची के स्तूप की ही तरह प्रदक्षिणा पथ, इस स्तूप में भी प्रदक्षिणा पथ है, और जो प्रदक्षिणा पथ है उसे वेदिका से ढका गया, और जो वेदिका है उस पर बहुत सारे आख्यानात्मक प्रतिमाएं बनाई गई हैं, यानी आख्यानात्मक यानी कुछ कथाएं बताई गई हैं। तो ये जो है पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि गुंबदी स्तूप की संरचना, ये गुंबदी स्तूप है उभारदार स्तूप प्रतिमाओं से ढका है और ये उसकी खास विशेषता है। तो ये दोनों कथन है और ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। अगला है कि अब तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्तूप सन्नत में है। अब तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्तूप सन्नत में है। यह कर्नाटक के जनपद गुलबर्ग में स्थित है। तो ये जो सन्नत है ये जो है कहाँ पे है? कर्नाटक के जनपद, कौन सा जनपद है? गुलबर्ग, वहीं पर स्थित है सन्नत। और ये जो है अब तक मिला सबसे बड़ा स्तूप है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ये अमरावती के स्तूप की तरह उभारदार प्रतिमाओं से सजाया गया है। और जो अमरावती का जो स्तूप है उसकी सबसे खास विशेषता यही थी कि उभारदार प्रतिमाओं से सजाया गया था। तो ये भी जो है उसी तरीके से सजाया गया है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में सत्य है। तो दक्षिण बौद्ध स्मारक जो है उसमें से सत्य क्या है देखते हैं एक बार हम लोग। दक्षिणी भारतीय बौद्ध स्मारकों में आकृतियां पतली तथा उनमें गति और शरीर में 3 भंगिमाएं दिखाई गई हैं। दक्षिणी भारतीय बौद्ध स्मारक जो है उसमें आकृतियां जो है बहुत ही पतली और उसमें गति और शरीर में 3 भंगिमाएं दिखाई गई। 3 भंगिमाएं यानी त्रिभंगी दिखाई गई हैं। त्रिभंग रूप को दर्शाया गया है। तो ये उसकी विशेषता है। दूसरा है सांची की तुलना में इन प्रतिमाओं का संयोजन अधिक जटिल है। तो ये जो दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक है, सांची के स्तूप की तुलना में इनकी जो प्रतिमाएं हैं उनका जो संयोजन है वो बहुत ज्यादा जटिल है। ये दूसरा कथन है। तीसरा है कि बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, वज्रपाणि, अमिताभ और मैत्रेय जैसे बोधिसत्वों की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। तो यहाँ दक्षिण भारत में ये कह रहा है कि जो बुद्ध की प्रतिमाएं थी उसके साथ साथ जो अन्य बौद्ध प्रतिमाएं थी, अन्य बौद्ध प्रतिमाएं भी जैसे अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, वज्रपाणि, अमिताभ और मैत्रेय जैसी बोधिसत्वों की प्रतिमाएं भी बनाए जाने लगी आगे चलकर। तो ये सभी कथन बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दक्षिणी भारतीय जो बौद्ध स्मारक हैं, दक्षिणी भारतीय बौद्ध स्मारक हैं, उनको मैंने ये बताया कि इनकी जो है इनमें क्या था, आकृतियां जो थी बहुत पतली और उनमें गति और शरीर में 3 भंगिमाएं यानी कि त्रिभंग रूप में दिखाया गया। और सांची के प्रतिमाओं की तुलना में इन प्रतिमाओं का जो संयोजन है बहुत ज्यादा जटिल है। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं जैसे अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, वज्रपाणि, अमिताभ और मैत्रेय जैसे बोधिसत्वों की प्रतिमाएं भी बनाए जाने लगी। तो ये हमने देखा दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक के संदर्भ में सत्य कथन थे और ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पश्चिम भारतीय वास्तुकला के मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं। पश्चिम भारतीय कला जो है उसके 3 रूप मिलते हैं, मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं के संदर्भ में सत्य कथन है। तो वो 3 जो रूप हैं उसके संदर्भ में कौन से कथन है देखते हैं। गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले चैत्य कक्ष अजंता, पीतल खोड़ा और भज में पाए जाते हैं। तो पहला जो है ये यही है कि 3 रूप में क्या है, गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले चैत्य कक्ष जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, पीतल खोड़ा भज में पाए जाते हैं।
दूसरा देखते हैं, गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तंभहीन कक्ष थाना नादसर, यानी जो कि महाराष्ट्र में, थाना नादसर कहाँ है, महाराष्ट्र में मिलते हैं। तो गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले जो कि स्तंभहीन वाले कक्ष हैं, वो थाना नादसर में मिलते हैं, और थाना नादसर कहाँ है, महाराष्ट्र में। तीसरा है सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष जिनके पीछे एक वृत्ताकार छोटा कक्ष होता है, महाराष्ट्र के कोंडीवाइट में मिल पाए जाते हैं। ये तीनों कथन है और तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि वैसे तो पश्चिम भारत में बहुत सी बौद्ध गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी उसके बाद में बताई जाती हैं, लेकिन इसमें से जो तीन रूप मिलते हैं वास्तुकला के, उनके बारे में मैंने आपको बताया। एक तो है गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले चैत्य कक्ष, और एक जो है गज पृष्ठीय छत वाले स्तंभहीन कक्ष, और तीसरा है सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष जिनके पीछे एक और वृत्ताकार छोटा सा कक्ष है, और ये कहाँ पे है, कोंडीवाइट में सपाट छत वाला। और जो स्तंभहीन वाला कक्ष है वो कहाँ पे है, थाना नादसर जो कि महाराष्ट्र में। और जो चैत्य कक्ष है, गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले चैत्य कक्ष है, वो अजंता, पीतलखोड़ा और भज में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये सभी कथन बिल्कुल सही है। तो ये हमने पश्चिमी भारतीय वास्तुकला के देख लिए जो 3 रूप मिलते हैं उनको। अगला है, अच्छा ध्यान रखिएगा, पश्चिम भारत में जो ये बौद्ध गुफाएं हैं वो कब बनाई गई है, उनको बताया जाता है कि ईसा पूर्व की 2री शताब्दी और उसके बाद की बताई जाती है कि जब ये बनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य, यानी हमें इसमें से बताना है कौन सा गलत है, असत्य कथन है। तो देखते हैं, पश्चिमी भारत में बहुत सी बौद्ध गुफाएं हैं जो कि ईसा पूर्व 2री शताब्दी उसके बाद की हैं। अभी मैंने आपको जैसा कि बताया, बिल्कुल सही है। दूसरा है, चैत्य के विशाल कक्ष के अर्धवृत्ताकार और चैत्य चाप की प्रधानता तथा सामने का हिस्सा खुला होता था। चैत्य के जो विशाल कक्ष होते थे, इनके चैत्य के विशाल कक्ष में अर्धवृत्ताकार, यानी वृत्त बना दो उसको आधा, यानी इस टाइप का कुछ ऐसा अर्धवृत्ताकार जो है, कह रहा है कि चैत्य चाप यानी मेहराब, तो चैत्य चाप की प्रधानता होती थी और सामने का जो हिस्सा होता था वो खुला हुआ होता था। ये पश्चिम भारत के बारे में मैं बता रही हूँ। तीसरा है, पश्चिमी भारतीय गुफाओं में सभी चैत्य गुफाओं के पीछे स्तूप बनाना आम बात थी। तो चैत्य गुफाओं के पीछे जितनी भी चैत्य गुफाएं थी सबके पीछे स्तूप बनाना आम बात थी। तो ध्यान रखिएगा, इसकी विशेषता ही रही होगी। आम बात थी तो यानी कि वहां पे ये पश्चिमी भारत में ही पाया जाता। तो पश्चिमी भारतीय गुफाओं में क्या था, सभी चैत्य गुफाओं में पीछे स्तूप बनाना एक आम बात थी। तीसरा है, विहार सभी गुफा स्थलों पर खोदे गए थे तथा इनकी निर्माण योजना एक बड़ा बरामदा और इसके दीवारों के चारों ओर प्रकोष्ठ होते थे। ये सभी कथन हमें बताना है इसमें से कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य। कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य है। तो इम्पोर्टेंट है कि पश्चिमी भारतीय गुफाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक तो 3 रूप उनके जो मिलते हैं मुख्यतः वास्तुकला के, वो मैंने बता दिया। अभी इनके बारे में मैंने ये बताया कि चैत्य के जो इनकी विशेषताएं बताई कि चैत्य के जो विशाल कक्ष में जो अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप था, इसकी प्रधानता बहुत पाई जाती थी, यानी कि मेहराब की, और सामने का हिस्सा खुला हुआ होता था। सभी चैत्य गुफाओं में क्या था, पीछे की ओर स्तूप बनाना एक आम बात थी यहाँ पर पश्चिमी भारत में। और जहां तक विहारों का सवाल था, उसमें सभी गुफाओं स्थलों पर खोदे गए थे, विहार सभी गुफा स्थलों पर खोदे गए थे। और विहारों की जो निर्माण योजना थी, यानी कि जो नक्शा था, उसमें एक बरामदा यानी एक बड़ा कक्ष और इसके कक्ष की जो दीवारें थी उसके चारों ओर प्रकोष्ठ होते थे। तो ये सभी हमने देखा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो हमने पश्चिमी भारतीय गुफाओं के बारे में देख लिया, इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। तो पहला है कि नासिक की विहार गुफाओं के सामने के स्तंभों के घट आधार और घट शीर्ष पर मानव आकृतियां उकेरी गई, जबकि जुन्नार की गुफा जो आम जनता में गणेश लेनी के नाम से प्रसिद्ध है, इसमें गणेश प्रतिमा स्थापित की हुई है। ये पहला कथन है। दूसरा है, विहारों के कक्ष के पीछे आगे चलकर एक स्तूप भी जोड़ दिया गया, यह चैत्य विहार कहलाने लगा। तीसरा है, ईसा की 4वीं-5वीं शताब्दी के स्तूपों में बुद्ध की प्रतिमाएं संलग्न की गई। चौथा है,
पश्चिम भारतीय गुफा स्थलों में अजंता, पीतलखोड़ा, एलोरा, नासिक, जुन्नार, कार्ला, कान्हेरी आदि सबसे महत्वपूर्ण गुफाएं हैं। पांचवा है अजंता, एलोरा और कान्हेरी आज भी फल फूल रही हैं। ये सभी कथन है और हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ये सभी कथन बिल्कुल सही है। हम पढ़ रहे हैं पश्चिमी भारतीय गुफाओं के बारे में। तो पहला मैंने जो बताया अभी कि नासिक की जो विहार गुफाएं हैं तो उसके सामने स्तंभों के घट जो आधार और घट शीर्ष पर मानव आकृतियां उकेरी जाती थी। ये हमने बताया नासिक की जो विहार गुफाएं हैं। ऐसा ही मतलब कि जैसे मैंने बताया नासिक की जो विहार गुफा है, ऐसी ही एक अन्य गुफा है कौन सी, जुन्नार, जो कि जुन्नार कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। वहां पर जो खोदी गई उसमें क्या था कि आम जनता में जो गणेश लेनी के नाम से प्रसिद्ध है ये, इसमें गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की हुई है। तो जुन्नार की जो गुफा है, जुन्नार की गुफा वहां पे क्या है, गणेश लेनी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें गणेश की प्रतिमा याद रखिएगा। आगे चलकर क्या हुआ कि ये जो विहार थे उसके कक्ष के पीछे एक स्तूप भी जोड़ दिया गया और यह एक इसी को जो है आगे चलकर क्या कहने लगा, चैत्य विहार हो गया। यही जो स्तूप जोड़ा गया पीछे, जिसे यह एक चैत्य विहार हो गया। जुन्नार में जो खुदी हुई गुफाएं हैं उनमें सबसे बड़ा समूह है, यानी ये भी याद रखिएगा, इसमें मैंने बताया नहीं आपको कि जुन्नार कहाँ है, महाराष्ट्र में। उस जुन्नार जो है, जुन्नार में खुदी हुई गुफाओं का सबसे बड़ा समूह है। तो ये जुन्नार है, गुफाओं का सबसे बड़ा समूह है, ये याद रखिएगा। तो हमने अभी देखा पश्चिमी भारतीय गुफाओं के बारे में। हाँ, एक याद रखिएगा, पश्चिम भारतीय गुफा स्थलों में अजंता, पीतलखोड़ा, एलोरा, नासिक, जुन्नार, कालरा, कन्हेरी आदि सबसे महत्वपूर्ण गुफाएं हैं। और याद रखिएगा कि अजंता, एलोरा और कान्हेरी आज भी फल फूल रहे हैं, ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट स्थल बता दिया मैंने, लेकिन जो आज भी फल फूल रहे हैं उसमें अजंता, एलोरा और कान्हेरी आज भी फल फूल रही हैं। और इसमें जो है ईसा की 4वीं-5वीं शताब्दी में स्तूपों में बुद्ध की प्रतिमाएं संलग्न की गई, याद रखिएगा। तो इनमें से सभी कथन बिल्कुल सही हैं। ये हमने देखा पश्चिमी भारत की गुफाओं को। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल अजंता स्थित है। सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल अजंता स्थित है महाराष्ट्र, औरंगाबाद, नासिक, मध्य प्रदेश। तो ये औरंगाबाद में, अगर इसमें औरंगाबाद नहीं दिया गया होता, अगर इसमें महाराष्ट्र दिया गया होता और यहाँ पे कुछ और होता तो महाराष्ट्र भी कर सकते क्योंकि औरंगाबाद भी है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमने देखा सबसे जो अजंता कहाँ पे है, ये औरंगाबाद जिले में स्थित है और ये महाराष्ट्र राज्य में ही है। तो अगर औरंगाबाद ना देकर महाराष्ट्र भी दिया है तो आप टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर औरंगाबाद उसमें है ऑप्शन में तो आप औरंगाबाद को ही टिक करेंगे। अजंता में कुल गुफाओं की संख्या है 26, 35, 31, 21, 26, 35, 31, 21। तो इसमें कुल 26 यानी 26 गुफाएं हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। अजंता की कुल 26 गुफाओं में 4 चैत्य गुफाएं जिनका समय ईसा पूर्व 2री और 1ली शताब्दी और ईसा की 5वीं शताब्दी है। अजंता में कुल 26 गुफाएं हैं और जिनमें से 4 जो है चैत्य गुफाएं हैं, 4 चैत्य गुफाएं हैं और इनका जो समय है वो बताया जा रहा है ईसा पूर्व 2री और 1ली शताब्दी और ईसा की 5वीं शताब्दी। दूसरा है अजंता और पश्चिमी दक्कन। अजंता और पश्चिमी दक्कन की गुफाओं के काल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इनके शिलालेखों पर काल तिथि का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इनके जो काल है, काल तिथि का उल्लेख नहीं मिलता। अजंता और पश्चिमी दक्कन की जो गुफाएं हैं उनके बारे में निश्चित रूप से इसीलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनकी जो शिलालेख हैं उन पर काल तिथि का उल्लेख नहीं मिलता है, तो इसीलिए नहीं कहा जा सकता। तीसरा है गुफा संख्या 26 सबसे बड़ी और भीतर का संपूर्ण बड़ा कक्ष बुद्ध प्रतिमाओं से उकेरा गया है, जिनमें सबसे बड़ी प्रतिमा महापरिनिर्वाण की है। तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ी जो गुफा संख्या वो 26 ही है। उसमें भीतर में पूरा संपूर्ण बड़ा कक्ष में क्या किया गया, बुद्ध प्रतिमाओं से उकेरा गया है और वो जो प्रतिमा है उनमें सबसे बड़ी जो प्रतिमा है वो महापरिनिर्वाण की है। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी प्रतिमा महापरिनिर्वाण की है। चौथा है गुफाओं एवं मोहरा। गुफाओं का मोहरा बुद्ध और बोधिसत्वों की आकृतियों से सजा है तथा पूजा स्थल की प्रतिमाएं आकार की दृष्टि से बड़ी हैं और आगे बढ़ती ऊर्जा से परिपूर्ण प्रदर्शित की गई हैं। तो ये अगला कथन था कि गुफाओं का मोहरा जो है बुद्ध और बोधिसत्वों की आकृतियों से सजा हुआ है
और पूजा स्थल की जो प्रतिमाएं हैं उनकी आकार की दृष्टि से बड़ी हैं और उनमें ऐसा लगता है कि ऊर्जा से परिपूर्ण है, आगे बढ़ती हुई प्रदर्शित होती हैं। तो बहुत अच्छे से उनको बनाया गया है कि मतलब आकार की दृष्टि से वो बड़ी हैं और आगे बढ़ने की ऊर्जा के साथ प्रदर्शित की गई हैं। तो ये याद रखिएगा, उसकी विशेषता ही है ये। तो इनमें से सभी कथन बिल्कुल सही हैं। ये हमने देखा अजंता की गुफाओं के बारे में। कुल 26 हैं, जिसमें से 4 चैत्यग्रह हैं। उनके जो काल का निर्धारण नहीं मिलता क्योंकि शिलालेखों पर उल्लिखित ही नहीं है। और ऐसे देखा जाए तो ईसा पूर्व दूसरी पहली शताब्दी और ईसा की 5वीं शताब्दी बताया जाता है। गुफा संख्या 26 सबसे बड़ी है। वो संपूर्ण बड़ा कक्ष भीतर का जो है उस पर बुद्ध की प्रतिमाओं से उकेरा गया है और जिनमें सबसे बड़ी जो प्रतिमा है वो महापरिनिर्वाण की है। गुफाओं का मोहरा बुद्ध और बोधिसत्वों की आकृतियों से सजा हुआ है। पूजा स्थल की प्रतिमाएं आकार की दृष्टि से बड़ी और आगे बढ़ती हुई ऊर्जा से परिपूर्ण प्रदर्शित की गई हैं। ये सभी हमने देखा अजंता की गुफाओं के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से सत्य कथन है, विचार करें। अजंता की गुफाएं घोड़े के नाल के आकार की चट्टान की सतह पर खोदी गई हैं। तो घोड़े के नाल की आकार की चट्टान जो है उसकी सतह पर खोदी गई है अजंता की गुफाएं, जो बाघोरा नामक नदी के ऊपर लगभग 76 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बाघोरा नामक नदी है, उसके ऊपर 76 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। घोड़े के नाल के आकार की चट्टान पर खोदी गई है अजंता की गुफाएं। वर्ष 1983 यानी 1983 में यूनेस्को ने अजंता की गुफाओं को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था। ये दूसरा कथन है। तीसरा है, इन गुफाओं की खोज मद्रास रेजिमेंट के सैन्य अधिकारी जॉन स्मिथ ने वर्ष 1819 में की थी। चौथा है, गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा जाता है। इसका निर्माण हरिसेन नामक सामंत ने कराया था। तो ये सभी कथन और सभी कथन बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1983 में। घोड़े के नाल के आकार की चट्टान पर खोदी गई हैं। बाघोरा नामक नदी के ऊपर 76 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इन गुफाओं की खोज कौन किया था? जॉन स्मिथ, जो कि मद्रास रेजिमेंट में सैन्य अधिकारी था, 1819 में किया था। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा जाता है और इसका निर्माण जो ये चित्रशाला, इसका निर्माण किसने करवाया था? हरिसेन नामक सामंत ने कराया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सभी कथन बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से मरणासन राजकुमारी का चित्र उत्कीर्ण है। मरणासन राजकुमारी का चित्र उत्कीर्ण है। एलोरा अजंता कहां पर स्थित है? तो ये जो है अजंता में। और गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र उत्कीर्ण है, याद रखिएगा। गुफा संख्या 16 में। अगला है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। अजंता की गुफाओं में एक भाग में बौद्ध धर्म के हीनयान और दूसरे भाग में महायान संप्रदाय की झलक देखने को मिलती है। ये पहला कथन है कि जो अजंता की गुफाएं हैं उसका एक जो भाग है वो बौद्ध धर्म का जो हीनयान शाखा है और दूसरा जो है महायान संप्रदाय, वो जो है दोनों की झलक देखने को मिलती है। दूसरा है, गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। सभी गुफाओं में जो 16 और 17 है वही गुप्तकालीन है। तो गुप्तकालीन संख्या कौन सी है? गुप्तकालीन गुफा कौन सी है? 16 और 17। और ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है कि गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। अजंता की गुफाओं का एक भाग जो है बौद्ध धर्म के हीनयान और दूसरा महायान संप्रदाय से संबंधित है। और मरणासन राजकुमारी का चित्र उत्कीर्ण है कहां पर? अजंता की गुफाओं में और गुफा संख्या 16। तो ये सभी कथन थे। हमने आज अजंता की गुफाओं के बारे में, पश्चिमी भारतीय गुफाओं के बारे में देखा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।